नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप मैथ के पूरे फार्मूले को याद कर कर मात्र 30 से 35 नंबर ला सकते हो तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। अब मैं 100% यही सही कह रहा हूँ। अगर मैथ के पूरा फार्मूला याद कर लेते हैं तो 30 से 35 नंबर यानी पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक सभी का मैथ फार्मूला लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी फार्मूलों को याद कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम एक एक कर सभी फार्मूलों को आपको ध्यान में एकदम सेट कर देते हैं। मैंने फार्मूला अगर पहले याद किए हैं अब याद कर ताज़ा कर लीजिए, ठीक ना। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष होता है। ए बराबर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को ये बोलते हैं ए मतलब भाज्य, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल और प्लस आर मतलब शेष होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसको हम लोग बोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई, बचपन से याद करते आ रहे हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है मेरे भाई, अगला फार्मूला है करा ए प्लस बी का होल क्यू तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का लसा गुने मसा। इसी को हम पहली संख्या निकाल देंगे तो लसा गुने मसा रह जाएगा और बटा में दूसरी संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो लसा गुने मसा हो जाएगा, बटा में पहली संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे अगला फार्मूला है करा सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो सम संख्या का व्यापक रूप 2m और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m माइनस 1 होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है प्रथम एन प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। मैंने पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक प्रथम एन सभी प्रकृत संख्याओं का योग निकालें तो इस पर बैठा दीजिए आप पूरा फार्मूला का, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आज उसका फार्मूला नहीं याद होगा वह 1 प्लस 2 प्लस 3 कर करके जोड़ते चले जो कि वो तो पूरा दिन बीत जाएगा और सही जुटबो नहीं करेगा। अगर फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत फार्मूला सेट कर देंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो एक शून्यक होते हैं। आज का व्यापक रूप एक्स प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2 होते हैं। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक? तो 3 शून्यक, अल्फा बीटा और गामा। शून्यकों का योगफल पूछे यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और वही पूछे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। शून्यकों के वर्गों का योगफल, वर्गों का मतलब कि उसका स्क्वायर कर देना है, योगफल तो है और उसका स्क्वायर कर दो यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। शून्यकों के वर्गों का अंतर अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है मेरे भाई। अगला फार्मूला है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगला फार्मूला यहाँ पे है करा कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर क्या होता है? तो इसका फार्मूला यहाँ पे यह लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू बटे अल्फा इंटू बीटा। याद हो गया? ठीक है, अब अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा बीटा से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इससे हर साल क्वेश्चन 2 से 2 नंबर का 2-3 रहता है हमेशा। ठीक ना, और फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम धराधर बना दोगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा तो c/a। याद कर लेना। अगर यहाँ पे एक ऐसा करके कोई समीकरण दे दे, बोल दे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसका आलेख कैसा होगा? तो उसका आलेख मेरा भाई प्रतिच्छेदी होता है। याद कर लेना, अगर ऐसा शर्त आ जा रहा है तो उसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा और उसका हल एक और केवल एक हल ही होंगे। ठीक है, अगला शर्त अगर दे दे तुमसे पूछे कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका आलेख कैसा होगा? तो इसका
आलेख मेरे भाई समानांतर होगा और हल की संख्या कोई हल नहीं होगा और यह एक असंगत समीकरण कहलाएगा और यह विरोध करेगा, यानी कि विरोधी समीकरण भी कहलाता है। अगला शर्त अगर तुमसे पूछ दे कि तीनों जब बराबर हो, मेरे कहने का मतलब है कि a1/a2 भी बराबर है, b1/b2 भी बराबर है और c1/c2 भी बराबर है, तो इसका आलेख कैसा होगा मेरे भाई? तो समानुपाती होता है और इसके अनंत हल होते हैं और यह एक संगत समीकरण कहलाता है। ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, हर साल 2 नंबर का ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x/d1c2 घटाओ b2c1, फिर बाई बटे बराबर दे देना है, फिर बाई लिख देना है, बट्टा में c1a2 घटाओ c2a1, अब बराबर में 1 लिख देना है, फिर बट्टा में a1b2 घटाओ a2b1। बिल्कुल आसान है। कहता है द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। 0 लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप 0 नहीं लिखते हैं तो वह बहुपद कहला जाएगा, तो 0 लिखेंगे तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पे द्विघात समीकरण के शून्यक नहीं होते हैं, जब द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं मूल। तो द्विघात समीकरण के भी 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, तो इसलिए मूलों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन फार्मूला वही होगा -b/a, और मूलों का गुणनफल पूछे यानी अल्फा इंटू बीटा, तो उसका भी फार्मूला c/a पूछता है होता है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको तुम मूल x बोलो या श्रीधरा 4 का नियम बोलो, मूल x बोलो या श्रीधरा 4 का नियम का फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² बट 4ac बटे 2a। मतलब मेरे कहने का मतलब -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, और इसी को b² माइनस 4ac को बोलते हैं d का मान, यानी विभेदकर विवेचक बोलते हैं d को। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है विविधकर या विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे शर्त है, द्विघात समीकरण के 2-3 शर्त होते हैं जो कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब d बराबर 0 है, मेरे कहने का मतलब है कि विवेचकर का मान 0 हो, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मेरे भाई उस स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और वह समान कहलाएगा। ठीक है, जब d का मान 0 से छोटा हो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि जब d का मान जो है मेरे भाई 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि d का मान जो है 0 से बड़ा हो, तब उस स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, अगला है कि जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि d का मान जो है वह 0 से छोटा है, ठीक ना, d का मान 0 से छोटा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अवास्तविक होगा और उसका मूल संभव नहीं होगा। ठीक ना, अगला फार्मूला है AP का व्यापक रूप होता है a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, सार्व अंतर d बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1 या t2 माइनस t1 कहते हैं सार्व अंतर d का फार्मूला। जैसे मैं तुमसे कोई क्वेश्चन दे दे कि 2 5 7 डॉट डॉट, इसका सार्व अंतर निकालो, तो सार्व अंतर जब याद रहेगा फार्मूला के बाद में से पहले का घटता है, यानी कि t2 माइनस t1 कर देंगे तो 5 घटाओ 2 बराबर हो जाएगा 3। सिंपल। इनमा पद यानी tn बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, जहाँ ये प्रथम पद है और n पदों की संख्या है। ठीक है, अगला फार्मूला है AP का प्रारंभ से इनमा पद क्या होता है मेरे भाई, प्रारंभ से यानी शुरू से इनमा पद पूछे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, अगर AP का अंत से इनमा पद पूछे तो l माइनस n माइनस 1 इंटू d होता है। अगला फॉर्मूला है प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है, तो n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है, जहाँ n पदों की संख्या होती है, यहाँ पे करा कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, AP में लगातार 3 संख्याएं इस प्रकार होती है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और AP में 4 लगातार संख्याएं इस प्रकार होती है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको अब नियामक ज्यामिति के कुल फार्मूले की तरफ ले चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम नियामक ज्यामिति के फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नियामक यानी निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये फार्मूला याद कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला है, 2 बिंदुओं दे देगा P
x1/1 और एक q x2/2 दे दे तो उसके बीच की दूरी यानी पी क्यू बराबर कैसे निकालना है, तो अंदर रूट कर देना, रूट अंडर बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, या x पहले लिखें या बात पहले लिखें, लेकिन जनरली तरीके से x पहले लिखा जाता है, इसलिए x को पहले कर देना और y को बाद में कर देना। ठीक ना। अगला फॉर्मूला है उस बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए बिंदु x1, y1, x2, y2 के मिलाने वाले रेखाखंड m1 m2 हो तो विभाजन सूत्र विभाजित करती है। तो अंतः विभाजन सूत्र अगर पूछ दे, दो फॉर्मूला होता है, एक अंतः विभाजन सूत्र और एक बाह्य विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन हो तो x बराबर mx2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर पूछ दे y तो m1/2 प्लस m2/1 बटे m+1, यह अंतः विभाजन होता है। अगर बाह्य विभाजन पूछ दे मेरे भाई तो यहाँ पे बाह्य विभाजन यह देख लीजिए, बाह्य विभाजन है x बराबर mx2 माइनस m2x1 बटे m-1 घटाओ m2 और वहीं y बराबर m1/2 घटाओ m2/1 बटे m1 घटाओ m2। ठीक है, और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे भाई, यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक कितना x1/1 x2/2 x3/3 तो त्रिभुज ABC का केंद्र का पूछे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 और वहीं अंतः केंद्र पूछे, केंद्र अंदर में पूछे अंतः केंद्र तो x1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a1 a प्लस b प्लस c और वहीं y बराबर किसे लिखेंगे तो ये y1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटे a प्लस b प्लस c, यह अंतः केंद्र होता है और ये केंद्रक होता है। तो केंद्रक से क्वेश्चन बनते हैं, अंतः केंद्र से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, नहीं पूछता, इसका मतलब है। अगला है मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे यह है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यह है 1/2 मॉडुलस बोले या जनरली तरीके से यहाँ मॉडुलस लगा देना। ठीक है ना, x1 रहे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 रहे तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिभुज का ये भी क्षेत्रफल होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे त्रिभुज, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे अगला फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा यदि तीन बिंदु इतना 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 समरेखी हो यानी संरेखी हो तो प्रतिबंध त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ठीक है, याद कर लेना। अब त्रिकोणमिति से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला त्रिकोणमिति से बनते हैं मेरे भाई, और बच्चा को बहुत ही मस्त लगता है त्रिकोणमिति पढ़ने में। तो अब त्रिकोणमिति के मोस्ट फार्मूले को देखते हैं। परिभाषा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है और ठिट्ठा के सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके नीचे आधार और सबसे बड़का कर्ण होती है मेरे भाई। तो साइन ठिट्ठा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर आधार बटे लंब बटे आधार, कौशिक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोट थीटा बराबर होता है मेरे भाई आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो आवश्यक सूत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कौशिक थीटा, हम लोग साइन थीटा को बोलते हैं। ठीक है ना। अगला है वहीं पे अगर कोस थीटा दे दे तो 1 बटे सेक थीटा को हम लोग कोस थीटा भी बोलते हैं। मान लो कहीं प्रसिद्ध करने में कोस थीटा दे दे, हमको सेक थीटा का जरूरत है तो कोस को सेक में बदल देंगे, यानी 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। वहीं टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस थीटा। यहीं कौशिक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे सेक आ जाएगा तो कोस बट्टा में हो जाएगा सिंपल, वहीं कोट बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन और कोट बराबर हो जाएगा कोस बटे साइन। ठीक है ना, यह के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो त्रिकोणमितीय सर्व सामिकाएं, तो मेरे भाई यहाँ पे तुम जान लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वहीं जब इसको हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अब जबकि देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
याद कर लेना। और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। याद कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा रहे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। वहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो उसका मान 1 होता है। ठीक है मेरे भाई। अब त्रिकोणमितीय का अथी देख लो, त्रिकोणमितीय अनुपात देख लो, जो कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज रहता है, याद नहीं होता, तो इसे याद कर लेना बहुत मेरे भाई। देखो थीटा में 0 डिग्री 30 45 60 90 10वां तक 90 तक ही चलता है। ट्वेल्थ में बहुत बहुत दूर तक फार्मूला बनता है, 360 का भी बनता है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल 10वां में हो तो 90 तक याद कर लेना। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1। जब साइन है तो साइन अभी एने चलाना साइन, तब कॉस को तुम एने से चलाओ, ठीक ना। साइन के एने से चलाओ कॉस, यानी साइन जब साइन 90 का मान 0 तो कॉस 0 का मान 1। याद कर लेना, साइन 90 का मान 1 तो कॉस 0 का मान 1 होता है। और जब साइन 60 का मान √3/2 तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2, जो कि 45 का मान हमेशा सेम होगा, सभी का सेम होगा। और कॉस 30 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। टेन 0 के मान 0, टेन 30 के 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 का इन्फिनाइट अनंत होता है, इसको बोलते हैं कौशिक थीटा। कौशिक 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। कौशिक 30 का 2, कौशिक 45 √2, कौशिक 60 2/√3, कौशिक 90 1। सेक का मान 90, सेक 0 के मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अनंत। कोट थीटा बराबर होगा कोट 0 का मान अनंत, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√2, कोस 90 कोट 90 0। याद कर लिए फॉर्मूला का जवाब बताइए तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कमेंट में बताओ मेरा भाई। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। यानी साइन देखो यहाँ पे याद कर लेना, साइन बदलता है कोस से और कोस बदलता है साइन में, याद कर लेना। तो यहाँ पे साइन है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब कोस होगा तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर भी तो साइन होगा। जब टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट होगा तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर भी तो टेन होगा। जब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक होगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक होगा, याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे है कि साइन और कोस के विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय पद। देखो साइन पल देखो ये इस फार्मूला का जरूरत बिल्कुल भी नहीं 10वां में मेरे भाई, तो इस पर आप लोड मत लीजिए, इस फार्मूला को आप छोड़ ही दीजिए तो बेहतर रहेगा। ये सब 11th 12th में काम देता है, ठीक है। अब आप ऊंचाई एवं दूरी से ये इससे कोई फार्मूला नहीं बनता है, याद रखना। जब दृष्टि आकृति थीटा कोण को नीचे से ऊपर देखते समय बनता है। देखो अगर बच्चे नीचे है और नीचे से ऊपर किसी उड़ती हुई पतंग को देख रहा है, ये वस्तु को देख रहा है, तो उस कंडीशन में उन्नयन कोण बनेगा। और जब वस्तु ऊपर है और ऊपर से नीचे तालाब को देख रहा है तो अवनवन कोण बनेगा। अब आप क्षेत्रमिति से संबंधित फार्मूलों को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रहे यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि। तो देखो वृत्त की परिधि 2πr। देखो यहाँ पे क्षेत्रमिति में आर का मतलब होता है त्रिज्या, पाई का मान 22/7 होता है। और जब कहे कि पाई का मान 3.14 लो तो तभी लेना, अगर ना कहे तो पाई का मान 22/7 ही लेना। तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², और वृत्त की परिधि तो r इंटू इसको πr + 2r बोल सकते हैं, या r कॉमन जब ले लेंगे तो पाई + 2 सिंपल बात में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खोखला वृत्त जब पूछ दे मेरे भाई तो खोखले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई इंटू आर बड़ी r² माइनस छोटे r², वह इसी को हम बोल सकते हैं पाई इंटू बड़ी r + छोटी r, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, जब ऐसा रहेगा तो, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला समझ लो। त्रिज्यखंड यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी चाप मतलब होता है लघु चाप। चाप खाली बोले तो समझ लेना कि लघु चाप बोल रहा है। तो 2πr θ/360 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 होता है, ठीक ना मेरे भाई।
अब यहाँ पे तुम समझो, यहाँ पे वृत्ताकार घूमने वाले पहिए का यहाँ पे क्या पूछे अगर तुमसे कि घूमता पहिया एक चक्कर में चली गई दूरी पहिया की परिधि होती है। मान लो कोई पहिया है, एक चक्कर चल दिया तो वह परिधि के बराबर घूम लिया, यानी वृत्त की परिधि 2πr के बराबर चल दिया है। तो 1 मिनट में कुल चक्कर कितने लगाएगा, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिया की परिधि। सिंपल बात में यहाँ से फार्मूला पूछ देता है। अगला फार्मूला है मेरे भाई लंब वृत्तीय बेलन या सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंब वृत्तीय माने बेलन का आयतन तो πr² h होता है। अब खोखला बेलन को जरा देख लो, खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन तो पाई इंटू r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर इंटू एच होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का योगफल यानी 2π इंटू बड़ी r1 प्लस r2 इंटू एच। और संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे तो मेरे भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बने दोनों सिरों का क्षेत्रफल तो 2π इंटू r1 प्लस r2 इंटू एच प्लस r1 माइनस r2। अब शंकु की तरफ बढ़ो तो शंकु का यहाँ पे देखो, शंकु में 3 चीज आता है, ऊंचाई, लंबाई और लंबवृत्तीय। तिरछी ऊंचाई, एल को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई एल है ये शंकु का आकृति है, ठीक ना। तो मेरे भाई जब तिरछी ऊंचाई एल बराबर पूछ दे तो √h² प्लस r² होता है। तो अब यहाँ पर शंकु से संबंधित फॉर्मूलों को देख लो। शंकु का वक्र पृष्ठ तथा आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 1/2 2πr/l, यानी बोल सकते हैं 1 यानी कि बोल सकते हैं 2πr गुनी एल यानी πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। सिंध है, इतना तो किया गया है कि वृत्त की परिधि और तिरछी ऊंचाई को ले लेना। लेकिन देख लो मैं बताता हूँ, शंकु के वक्र पृष्ठ πr/l होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr इंटू r प्लस एल होता है। शंकु का आयतन 1/3πr² h होता है। अब छिन्ना का, तो छिन्ना का आयतन 1/3πh r1 के स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये छिन्ना का आकार है। जब कोई बाल्टी रहे ना उसको बीच से काट देगा ना तो छिन्ना का बन जाएगा, पतली ब्लेड से काट दो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है संपूर्ण। यहाँ पे देख लो मेरे भाई, अब गोला का देख लो थोड़ा सा, तो गोला का आयतन 4/3πr³। गोला का पृष्ठ ये तो 4πr²। और गोला का समतल प्रतिच्छेद याद होना चाहिए, ठीक है। अब गोलार्ध पूछे मेरे भाई, तो वक्र पृष्ठ, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ 2πr², संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। गोलार्ध मतलब होता है अर्धगोला, ठीक है ना। अब गोला का आयतन अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ होता है, ठीक है ना मेरे भाई। याद हो रहा है, नहीं याद होगा इसमें छोड़ दीजिए, इसमें से पूछबो नहीं करता, लेकिन घन घनाभ से जरूर पूछता है। घन या घनाभ, घन की लंबाई एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच, आयतन एल बी एच, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। या घनाभ है सर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, विकर्ण √l² प्लस b² प्लस h²। अब घन के बारे में चर्चा करते हैं, तो घन का आयतन होता है 1 क्यू, यह घन है, ठीक है। कुल पृष्ठ 6 भुजा स्क्वायर, भुजा को ये बोलो या एल बोलो, 1 क्यू या एल क्यू, 6 a² या 6 l², 4 a² या 4 l², विकर्ण √3 भुजा।